नमस्कार। खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए। कैबिनेट विस्तार के लिए मंत्रियों के नामों पर चर्चा हो रही है। इसके पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी उन्होंने मुलाकात की थी। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की थी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी सीएम के साथ दिल्ली में ही हैं और मंत्रियों के नामों को लेकर दिल्ली में बातचीत का दौर अभी भी जारी है। तो लिस्ट फाइनल करनी है और बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। और ऐसे में मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए दिल्ली में मुहर लगेगी, आखिरी मुहर। केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं। संगठन मंत्री सुहास भगत, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ दिल्ली गए हुए हैं। आज रात दिल्ली में ही वो विश्राम भी करेंगे और कल वे लौटेंगे। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। अशरफ, क्या खबर है? पुनीत, देखिए करीब पिछले 45 मिनट से मुख्यमंत्री यहां जेपी नड्डा के आवास में हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जो चर्चा की जा रही है वो मंत्रिमंडल विस्तार के जो नए चेहरे होंगे और नाम होंगे उस पर चर्चा की जा रही है। तो करीब 45 मिनट से मुख्यमंत्री की जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है और इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात हुई थी। करीब आधे घंटे उनके आवास में रहे, वहां मुलाकात की और उससे पहले जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे मुलाकात की। तो एक तरह से ये देखा जाए कि जो अभी संघ की तरफ से बीएल संतोष एक सबसे बड़े हैं, उनसे मुलाकात हो चुकी है। यहाँ दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनसे मुलाकात हो चुकी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात चल रही है। तो मुख्यमंत्री के पास अब जो है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, ये दो ऑप्शन बचते हैं, उनसे मुलाकात होगी। दोनों से अभी मिलने का समय नहीं है। तो जब चीज़ें पूरी तरह से उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ से जब निकलेंगे तो उसको काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो चुकी होगी, लेकिन गृह मंत्री से औपचारिकता के लिए ज़रूर मुलाकात करेंगे। उनको अंतिम सूची जो है वो ज़रूर दिखाई जाएगी और उनकी भी सहमति ली जाएगी कि जो मंत्रिमंडल विस्तार है ये उसका चेहरा होगा, ये स्वरूप होगा। तो अगर कहीं कुछ उस पर काट छाट करनी है अंतिम क्षणों में तो वो भी की जा सकती है। तो अब जो कुल मिला के बात की जाए तो करीब करीब मुख्यमंत्री का यहाँ दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह रह गए हैं जिनसे उनकी मुलाकात होनी है और वो माना यही जा रहा है कि यहाँ से नड्डा के जी के से जब निकलेंगे मुलाकात करके बाद तो सिर्फ एक औपचारिकता रहेगी, उनके पास जाना और वो सूची दिखाना जो भोपाल से लेके आए हैं, जो उन्होंने मंत्रिमंडल का जो चेहरा तैयार करके लेके आए उस पर अंतिम मोहर लगानी है। जी पुनीत, कुछ बात की जब नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के बाद निकले थे। दूसरा सवाल ये भी कि क्या सिंधिया से भी मुलाकात उनकी होनी है? देखिए मुख्यमंत्री ने अभी तक किसी से बात नहीं की है। जो अनौपचारिक रूप से ज़रूर उनकी बातचीत हुई है तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि आज तो सिर्फ वो काम करने आए हैं, लोगों से, पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो कल वो ज़रूर औपचारिक रूप से बात करेंगे मीडिया से कि क्या क्या रहा, किस किस ने से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात का क्या नतीजा रहा। तो वो जो चर्चा होगी औपचारिक रूप से वो कल मुख्यमंत्री करेंगे। और जहां तक सिंधिया का है तो हो सकता है कि सिंधिया से भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हो। और आज क्योंकि रात को यहां रुकने वाले हैं तो मुख्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह से आज रात में भी मुलाकात हो सकती है अगर गृह मंत्री की तरफ से समय मिलता है। पुनीत, एक बात और अशरफ कि केवल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करना है, 24 सीटों पर उपचुनाव भी है और उस उपचुनाव में 24 सीटों को कैसे उस पर जीत दर्ज की जाए, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या इसको लेकर भी वो चर्चा कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष से चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर से भी उन्होंने चर्चा की, कौन कौन से मुद्दे होंगे, कैसे घेरा जाएगा कांग्रेस को।
देखिए, ये बिल्कुल इन्होंने बात की है, क्योंकि उपचुनाव जीतना है तो मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। उसमें सीधे तौर पे नहीं ये कह रहे हैं कि हम ये जो मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं, ये जो अप्रस्तावित है, तो वो पूरी तरह से उपचुनाव को है, लेकिन ये बहुत साफ है, ये चीज़ें समझने वाली है। खुद लोग बता भी रहे हैं कि ये जो अब मंत्रिमंडल का चेहरा बनाया जा रहा है वो पूरी तरह से उपचुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उसमें जातीय समीकरण भी है और क्षेत्रीय समीकरण है, तो इसलिए वो चेहरा बनाया जाएगा मंत्रिमंडल का, जिससे उनको आगे चल के उपचुनाव में भी जीत हासिल हो, पार्टी को एक नई ताकत मिले। तो ये इस चीज़ का ध्यान बखूबी यहाँ पर जो पार्टी के नेता हैं वो रख रहे हैं कि कहीं कोई इसमें भी कहीं कमी ना रह जाए, कोई चूक ना रह जाए। नरेंद्र सिंह BL संतोष से मुलाकात के बाद नरेंद्र सिंह तोमर के पास जाने का मकसद ही यही है मुख्यमंत्री का, कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो, क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण उसका भी पूरा ख्याल रखना है, उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि ज़रा सी अगर चूक करी तो पार्टी चुनाव तो हारेगी, सत्ता से भी बेदखल हो सकती है। तो इसलिए वो इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाह रहे। भाजपा कदम फूक फूक पर रख रही है। पुनीत, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है, लिस्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है और मुहर लगवाई जा रही है। एक प्रकार से जो लिस्ट तैयार की है उस पर BL संतोष से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर, और अभी JP नड्डा से मुलाकात करने गए हुए हैं और 45 मिनट से वहीं पर चर्चा उनसे कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भिंड से खबर आपको बताएं, मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गोहद दौरे पर पहुंचे, बीजेपी के विजय संकल्प सभा कार्यक्रम में शामिल हुए। एक मंच पर लाल सिंह आर्य और पूर्व विधायक रणवीर जाटव भी नजर आए। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वे शामिल हुए हैं। तो लाल सिंह आर्य और रणवीर जाटव एक ही मंच पर यहां नजर आए। और इधर भोपाल की सांसद जो हैं प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की राष्ट्रभक्ति पर प्रज्ञा ठाकुर ने सवाल उठाए, भोपाल सांसद ने सवाल उठाए। विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, उन्होंने ये बात कही। और कांग्रेस में ना तो सभ्यता है और ना ही संस्कार है, राष्ट्रभक्ति आएगी कहां से? जो 2 देशों की सदस्यता लेकर बैठा हो, राष्ट्रभक्ति कहां से आएगी? ये उन्होंने सवाल भी उठाया। कांग्रेस को तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उसको तो ना तो बोलने की सभ्यता है, ना उनकी पार्टी में संस्कार है और ना ही उनके पार्टी में देशभक्ति है। और मैं एक ही बात कहूँगी, देशभक्ति आएगी कहाँ से? जब 2 देशों की सदस्यता लेकर के रहेंगे। चाणक्य ने कहा था, इस भूमि का पुत्र ही इस देश की रक्षा कर सकता है। विदेशी महिला के गर्भ से उत्पन्न कभी कोई भी राष्ट्र। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे बात कर लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? आपने सुना होगा सैयद साहब की, क्या कह रही हैं प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल सांसद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सांसद है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मालेगांव जैसी घटनाओं में, आतंकी घटनाओं में उनका नाम शामिल है। जिनका खुद का कोई चरित्र ना हो, वो इस प्रकार की बात करके बस समाज के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि इनकी बात को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। जी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रही हैं कैसे? देखिए, अब ये बताइए कि ये तो अब देखिए वही बात होती है कि एक तरफ ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और एक महिला के गर्भ में पले हुए व्यक्ति को कहते हैं कि राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। किस और दिशा में किस समाज को आप ले जाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों से ही सम्मान की बात करती है, लेकिन वो मन से सम्मान करती नहीं है। जी शुक्रिया जाफर साहब हमसे बात करने के लिए। तो सैयद जाफर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो कह रहे हैं कि केवल मुद्दों को भटकाने वाली बात है। एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात पार्टी करती है और दूसरी तरफ एक महिला के प्रति ही ऐसी सोच रखी जा रही है। उन्होंने ये प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से, जो भोपाल सांसद की तरफ से जो कहा गया, जो टिप्पणी की गई,
गांधी परिवार को लेकर के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेकर के उस पर जवाब दिया। इधर सीएम भूपेश बघेल ने आज चार्टर्ड अकाउंटेंट से बातचीत की, जिसमें अर्थव्यवस्था पर कोरोना संक्रमण के प्रभाव पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण का हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है। आम आदमी से लेकर सरकार की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर आए हैं, लेकिन यहां पर बेहतर व्यवस्था होने की वजह से सबसे कम मजदूर लौटे हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे शुरू किए गए, जिससे कि यहां पर मजदूरों को काम मिला। मनरेगा में भी मजदूरों को काम दिया गया, किसानों को प्रोत्साहन राशि दी गई। सबसे ज्यादा गन्ना खरीदी छत्तीसगढ़ में की गई। सीएम ने यह भी कहा कि लोगों की जेब में पैसे होंगे तो मंदी का असर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में पानी बचाने का काम भी किया जा रहा है। हर गांव में गौठान के लिए जमीन आरक्षित की जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि 21 जुलाई हरेली का पर्व जिस दिन मनाया जाएगा, उस दिन से गोबर की खरीदी की जाएगी और उस गोबर से खाद का निर्माण किया जाएगा। मंत्रिमंडलीय समिति गोबर खरीदी के दाम को तय करेगी। कोविड-19 से निपटने के लिए दुनिया के बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन का प्रयोग किया, लेकिन बिना तैयारी के हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन हुआ है वो हम सबको आर्थिक और सामाजिक रूप से तोड़ के रख दिया है। जो भयावह दृश्य सड़कों पे दिखाई दिया उससे हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसे समय में हमारे सबसे बड़ी जो चिंता रही है वो आर्थिक गतिविधियों की रही है। लोगों के रोजगार, उद्योग, व्यापार कैसे चले, ये बहुत ही चिंता का विषय रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का प्रभाव पड़ा और अभी तक के इसका कोई वैक्सीन नहीं निकला है, कोई दवाई नहीं निकली है और इस कारण से हम सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये बात अलग है कि अभी तक के जितने भी वायरस आए सबसे कमज़ोर वायरस ये कोविड-19 ही है, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के कारण से सभी लोग चिंतित हैं। और हम लोगों ने भी जो काम किया, सबसे पहले विदेश से जो लोग आए उनको पहले हम लोग चिन्हित किए, उसको होम क्वारंटाइन किए और इस कारण से समाज में फैलने से बचा। तो हमारे यहाँ मुश्किल से 4 की संख्या थी शुरुआत में, फिर 10 तक के बढ़ा। फिर वो मरकज़ से जो लोग आए, 107 लोग आए, उसको आइडेंटिफाई करना, पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में, गांव में थे, उनको आइडेंटिफाई करना। फिर कोटा से जो बच्चे आए छुप के जो छत्तीसगढ़ आए उनको ट्रेस करना। और अभी लगभग छत्तीसगढ़ में जब श्रमिकों का आना जाना शुरू हुआ तो 5 लाख से अधिक श्रमिक आए। 5 लाख लोगों को रहने की व्यवस्था, अभी भी करीब 1,70,000 लोग हमारे क्वारंटाइन सेंटर में हैं। उनके रहने, खाने, पीने की सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सामाजिक संगठनों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, व्यापारिक संगठनों ने, औद्योगिक संगठनों ने। औद्योगिक संगठन तो हमारे अपील में ये किया कि हमारे मजदूर को उन्होंने कहा कि हमने कहा कि आपके मजदूर हैं, 1 महीने राशन भी दीजिए और रहने खाने की व्यवस्था भी करिए, उसको वेतन भी दीजिए। और हमारे उद्योगपति ने उसे स्वीकार किया और यही कारण है कि हमारे यहाँ के मजदूर वापस नहीं गए छत्तीसगढ़ से। और यही कारण है कि जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो सबसे पहले हमारे औद्योगिक इकाइयां संचालित हुई, हमारे पड़ोसी राज्यों से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में संचालित हुआ। अभी तक के 2200 गौठान हम बना चुके हैं, 2800 गौठान निर्माणाधीन है जो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो 5000 गौठान हमारे अगले 2-3 महीने में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 11,000 पंचायतें हैं, 20,000 गाँव हैं, तो इस प्रकार से हम 1/4 गाँव को हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें अभी एक तैयारी हम लोग कर रहे हैं, 21 जुलाई को हरेली त्यौहार हमारा पड़ता है, छत्तीसगढ़ में हरियाली त्यौहार बोलते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है, आज गौपालन के बारे में बात कही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार पहला राज्य है देश में जो गोबर खरीदने का काम करने जा रही है। वो 21 जुलाई से हम शुरू करेंगे।
इधर बीजेपी की वर्चुअल रैली का जवाब सीएम भूपेश बघेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से एक वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधन दिया था। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश बीजेपी पर कई सारे सवाल दागे और चीन के साथ चल रहे मौजूदा विवाद को भी लेकर मोदी सरकार को उन्होंने घेरा। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सरकार है वो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम कर रही है। चीन की शत्रुता के संबंध में हाल के वर्षों में सभी को जानकारी है, चाहे वर्ष 2013 का हो जिसमें वाई जंक्शन तक डेपसांग मैदान में कब्जा हो, जहां से उन्हें कांग्रेस यूपीए सरकार के समय में हमारे नौजवानों ने संघर्ष करके वापस धकेल दिया था। चाहे वह 2014 में चूमर लद्दाख में .30 आर पोस्ट में जब मोदी जी अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति के साथ झूला कूटनीति खेल रहे थे, चीनी कब्जा हो, या 2017 में डोकलाम पठार पर चीनी का कब्जा हो। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आपने ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जिला प्रशासन ने एक नया आदेश जारी किया है और इस आदेश के तहत किराएदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वालों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हॉस्टल के छात्रों, पेइंग गेस्ट, निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी है और जानकारी जो नहीं देता है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। 19 अगस्त तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इंदौर जिला प्रशासन ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। जो किराएदार हैं, घरेलू नौकर हैं, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले लोग, इन सभी की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा हॉस्टल में जो छात्र रह रहे हैं, पेइंग गेस्ट, निर्माण कार्य में अगर मजदूर भी लगे तो उनकी भी सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी है। जानकारी नहीं दी गई तो कार्रवाई की जाएगी और 19 अगस्त तक ये आदेश प्रभावशील रहेगा। किराएदारों, घरेलू नौकरों, होटल में रुकने वालों की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। 19 अगस्त तक आदेश प्रभावशाली रहेगा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा हॉस्टल के छात्रों, पेइंग गेस्ट, मजदूरों की सूचना भी संबंधित थाने में देना जरूरी है और जानकारी अगर नहीं दी गई तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अरुण, एक नया आदेश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया। बिल्कुल, देखिए अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है और अनलॉक बंद की प्रक्रिया चल रही है। सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। ऐसे में आवाजाही भी बढ़ गई है। इसलिए कलेक्टर मनीष सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि किराएदार, घरेलू नौकर, व्यावसायिक नौकर, हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राएं, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले लोग और भवन निर्माण और दूसरे निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, इसके साथ ही पेइंग गेस्ट उनकी सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी होगा और इसका पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता ने CRPC के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश मनीष सिंह ने जारी किए हैं और 19 अगस्त 2020 तक प्रभावशील रहेंगे, यानी कि 1.5 महीने तक ये आदेश प्रभावी रहेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अनलॉक हो रहा है, लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं और इसका ID प्रूफ जो भी किराएदार होंगे या जो भी ये लोग होंगे, इनके ID प्रूफ थाने में जमा कराने होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए।
और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।